हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। हम उपस्थित हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर सीस बायो स्टडी। दोस्तों, हमने कुछ क्लासें आपके पीछे सीडीबी की क्लासें ली थी, जो अब क्लासें हम ईवीएस की करा रहे हैं। हमारा मुद्दा रहेगा वायुमंडल या इन्वायरमेंट क्या है। तो आज का टॉपिक जो हमने लिया है वायुमंडल का लिया है। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। देखिए, बहुत अच्छा है ईवीएस, बहुत अच्छे प्रश्न रहेंगे ईवीएस से। काफ़ी 30 नंबर का पूछा जाता है ईवीएस इन्वायरमेंट हमारा, चाहे यूपी टेट या चाहे सी टेट हो, कोई भी आपकी परीक्षा रही हो आपका। चलिए, कुछ बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बात कर लेते हैं प्रश्नों से। देखिए, कुछ ईवीएस में जो उनके कुछ हमारे जनक रहे हैं, उनके विचार क्या क्या रहे हैं, अपने अपने आप सबके अलग विचार रहे थे। चलो उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, टोरिसेली टोरिसेली महोदय वायुदाम मापी यंत्र का आविष्कार किया गया। देखिए, टोरिसेली एक महोदय कौन थे? एक हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे जिन्होंने वायुदाम मापी यंत्र का आविष्कार किया एवं सिद्ध किया कि वायु में भार होता है। और उन्होंने पहले वायु माप का यंत्र का आविष्कार करा था, फिर उन्होंने ये सिद्ध किया कि वायु में भी भार होता है, मतलब वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 125 किमी की ऊंचाई तक पाई जाती है। देखिए, अगर हम वायुमंडल में बात कर लेते हैं, जो नाइट्रोजन गैस होती है हमारी 125 किमी की ऊंचाई, मतलब 125 किलोमीटर तक ऊंचाई तक ये पाई जाती है। क्या? नाइट्रोजन गैस आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में 100 किमी तक पाई जाती है। जो हमारी ऑक्सीजन होती है वायुमंडल में 100 किमी तक पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः ये 16 किमी के ऊपर वायरल अवस्था में पाई जाती है। देखिए, ये वैसे तो हमारी 100 किमी तक पाई जाती है, और 16 किमी के ऊपर जो वायरल अवस्था होती है हमारी, उसमें बहुत हल्की हल्की वायरल होती रहती है, मतलब बहुत कम पाई जाती है। वैसे 100 का 100 दिया है इन्होंने, 100 किमी तक पाई जाती है, हमारा मुख्यतः तो होती है हमारी 16 किमी तक पाई जाती है, 16 किलोमीटर। उसके बाद में क्या होता है हमारा, ये ऑक्सीजन कम हो जाती है। जैसे कभी चढ़ते हैं ना पहाड़ पर, जब हम चढ़ते हैं कभी देखा होगा, तो क्या होता है हमारी सांस फूलने लगती है, ऑक्सीजन कम मिलने लगती है। तो वो यही रीज़न है, क्योंकि ऑक्सीजन जितना हम ऊपर चलेंगे ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी। कभी हम आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट का चोटी पर जो चढ़ते हैं, तो वो क्या लेके जाते हैं वहाँ पर? ऑक्सीजन लेके जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पर ख़त्म हो जाती है ऑक्सीजन। तो ये है हमारी ऑक्सीजन की रीज़न। चलिए नेक्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जो होती है हमारी 20 किमी की ऊंचाई तक पाई जाती है। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी CO2 20 किमी की, यानी 20 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाई जाती है। और गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प और धुआं के कण और धूल के कण और नमक के कण आदि विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं, हमारे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात कर लेते हैं कि आकाश का रंग। देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? देखिए, आकाश का रंग नीला धुआं के कणों के कारण ही दिखाई देता है। अगर धुआं के कण नहीं होंगे तो आकाश का नीला का रंग नहीं दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। क्योंकि धूल के कण सूर्य से आने वाली जो किरणों के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन मतलब जो तरंगें होती है वापस जाती हैं, और जिससे कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडल। देखिए, वायुमंडल की जो संरचना है, स्ट्रक्चर, वायुमंडल में वायु की अनेक सकेंद्रीय परतें पाई जाती हैं जो घनत्व एवं तापमान की दृष्टि से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती हैं। देखिए, जो हमारे वायुमंडल की संरचना जिसे स्ट्रक्चर बोलते हैं, और वायुमंडल में वायु की अनेक सकेंद्रीय परतें पाई जाती हैं जो घनत्व एवं तापमान की दृष्टि से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। अब हम बात कर लेते हैं सौरमंडल। सौरमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सौरमंडल क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है एवं सघन परत है, मतलब बहुत घनिष्ठ मजबूत, जिसमें संपूर्ण वायु का 75% भाग इसी भाग में मंडल में पाया जाता है। वायु का मतलब 75% इसी भाग में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आंधी तूफान बारिश जितना होता है सब इसी के अंदर होता है, सौरमंडल में। पहली परत है सौरमंडल में। इस परत की ऊंचाई औसतन 16 किमी मानी जाती है। यहाँ पर ये भूमध्य रेखा, अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा पर 18 किमी पाई ऊंचाई तक तथा ध्रुव, अगर ध्रुव की बात कर लेते हैं तो ध्रुव पर 9 किमी ऊंचाई तक पाई जाती है। ये प्रश्न बहुत मोस्टली है, आप नोट्स बना सकते हैं। पूछ लेता है कि कई प्रश्न पूछ लेता है कि जो सौरमंडल की भूमध्य रेखा पर कितनी किमी तक ऊंचाई रहती है,
तो कितनी रहती है 18 किमी रहती है। और पूछा होगा कि ध्रुवों पर कितनी रहती है, तो ध्रुवों पर रहती है आपकी 9 किमी ऊंचाई तक पाई जाती है सौरमंडल में। इसी मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं होती है, और इसी क्या है, इसी मंडल सौरमंडल में सभी मौसमी क्रिया होती है, जैसे आपका बादल है, बरसात है, तूफान है, चक्रवात आदि सभी इसी में होते हैं। तुम्हारा 16 किलोमीटर वाले में जो सौरमंडल होता है, इसमें आंधी तूफान वर्षा ओला पोला सभी इसी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम सौरमंडल की बात कर लेते हैं, देखिए सौरमंडल की ऊपरी सीमा पर विषुवपत्र रेखा पर तापमान -80 सेंटीग्रेड तथा ध्रुवों पर -45 सेंटीग्रेड हो जाता है। अगर जो सौरमंडल की ऊपरी परत होती है उस पर क्या हमारा जो तापमान होता है -80 सेंटीग्रेड तथा ध्रुवों पर -45 सेंटीग्रेड हो जाता है, मतलब इतना टेम्परेचर डाउन होता है। सौरमंडल तथा समताप मंडल के बीच जो संक्रमण स्तर को क्या बोलते हैं, हम सौर सीमा बोलते हैं। कई कई प्रश्न पूछता है कि सौरमंडल तथा समताप मंडल के बीच का स्तर को क्या बोलते हैं, तो सौर सीमा कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत मोस्टली है, इस टाइप के प्रश्न बनने के चांस रहते हैं आपके। कुछ एग्जाम पॉइंट खास पढ़ेंगे। देखिए परिस्थिति तंत्र में, अगर हम परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, पूछेगा कि परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो हमारा क्या है, सौर ऊर्जा माना जाता है। क्या माना जाता है, सौर ऊर्जा क्या है, सूर्य माना जाता है। और जो सर्वाधिक स्थायी परिस्थिति तंत्र कहाँ पाई जाती है, अगर पूछ लेता है कि सर्वाधिक स्थायी परिस्थिति तंत्र कहाँ पाया जाता है, तो आपका परिस्थिति तंत्र महासागर में होता है। कहाँ होता है, महासागर में होता है। हम जैव विविधता की बात कर लेते हैं। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय संधि 1993 का भारत सदस्य रहा है, और भारत में प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र 1986 में नीलगिरी में स्थापित हुआ था। कहाँ पर, जैव विविधता की बात कर लेता हूँ, 1986 में नीलगिरी में स्थापित हुआ था। और हम मृदा सुधार की बात कर लेते हैं। मृदा सुधार जेम्स पाइराइट्स तथा जैविक रसायन के उपयोग एवं फसल चक्र को अपनाना चाहिए। अगर हम मृदा सुधार में बात करें तो क्या है, जेम्स पाइराइट्स तथा जैविक रसायन के उपयोग में हम फसल चक्र को अपनाना चाहिए। मृदा संरक्षण को रोका जा सकता है किससे, वनारोपण से। अगर हम मृदा संरक्षण, जो मिट्टी होती है, मिट्टी को बारिश से जो नदियाँ होती हैं बहुत कटाव करती हैं, उसको हम रोकने के लिए एक चांस है हमारा सिर्फ वनारोपण, मतलब अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने हैं हमें। रेड डाटा बुक जो संकटग्रस्त है उसका क्या, किसको दर्शाता है, जीवन का प्रदर्शित करती है। रेड डाटा बुक क्या है, संकटग्रस्त जीवन को प्रदर्शित करती है। इस प्रश्न पूछ लेता है कभी कि जो विलुप्त हमारे पक्षी हो चुके हैं तो कौन से बुक में आते हैं, रेड डाटा बुक में आते हैं। और पगमार्क तकनीक, इसका प्रयोग पशुओं के पद चिन्हों के आधार पर उनकी गणना में किया जाता है। पूछ लेता है कि पगमार्क क्या है, तो पगमार्क क्या हमारा तकनीक, इसका उपयोग जो पशुओं के पद चिन्ह होते हैं उनके आधार पर उनकी गणना में किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग, देखिए वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, आपका भूमिगत जल संरक्षण की प्रचलित तकनीक है। पूछ लेता है कि भूमिगत जल संरक्षण की प्रचलित तकनीक क्या है, तो हमारा क्या बोलते हैं, उसको वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। ये सुनामी योद्धा के रूप में प्रसिद्ध है। किसके, ये सुनामी योद्धा के रूप में प्रसिद्ध है। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन अमेरिका, जबकि अगर भारत की बात कर ले, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कार्बन नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। पूछ लेता है कि अगर विश्व में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, येलोस्टोन अमेरिका में है। अब भारत को तो सब लोग जानते हैं, भारत में कौन सा आपका नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है ये। अब चिपको आंदोलन की बात करते हैं। चिपको आंदोलन वृक्ष को बचाने हेतु उत्तराखंड में सुंदर लाल बहुगुणा द्वारा ये चलाया गया था। चिपको आंदोलन कहाँ पर, वृक्षों को बचाने में उत्तराखंड में सुंदर लाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था। बहुत अच्छे प्रश्न है ये आपके ईबीएस के। और स्थायी परिस्थिति तंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण क्या, आपका महासागर है। स्थायी जो परिस्थिति तंत्र का सबसे बड़ा सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, महासागर है। और स्थिति संतुलन बनाए रखने हेतु मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 33% तथा पहाड़ी क्षेत्रों में यानी कि 66.5% बननी चाहिए। स्थिति संतुलन बनाए रखने में मैदानी क्षेत्रों में क्या है आपका 33% तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 66.5 बननी चाहिए। क्या हमारे पेड़ पौधे इतने होने चाहिए। अगर हम क्या है स्थिति में जो हमारा संतुलन बिल्कुल अगर मेंटेन रखना है तो हमें। टोडो मॉरिशस, देखिए टोडो मॉरिशस एक पक्षी है जो क्या है विलुप्त हो चुका है। पूछ लेते हैं कि अभी फिलहाल में कौन सा पक्षी विलुप्त हुआ था,
टोडो मॉरिशस एक पक्षी है जो विलुप्त हो चुका है। विश्व वन्यजीव कोष WWF मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय UNP 1972 में नैरोबी में केन्या में है। ऐसे पूछ रहा था कि WWF क्या है, आपका विश्व वन्यजीव कोष है और इसका मुख्यालय कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में है। और पर्यावरण यूएनपी के पूछ गए, UNP तो 1972 नैरोबी में केन्या में है। और प्रदूषण संकेतांक पौधा माना जाता है किसको, लाइसेंस को, प्रदूषण का। अगर प्रदूषण के पौधे की बात कर लेते हैं हम, तो जो प्रदूषण का संकेतक पौधा है कौन सा माना जाता है, लाइसेंस माना जाता है। जैव विविधता का भंडारण उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। जैव विविधता का जो भंडारण होता है हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए वाले क्षेत्र हैं, मतलब वाले क्षेत्र हैं हमारे। और अगर बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण जो अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी नागपुर में स्थित है। कहाँ पर है नीरी, कहाँ पर पूछ लेता है नीरी कहाँ पर स्थित है, ये नागपुर में है। पूछ रहा था कि अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ पर, तो कहाँ पर आपको नागपुर में, किस क्या बोलते हैं, नीरी के नाम से है। रेडियोधर्मी प्रदूषण चर्म रोग एवं कैंसर के लिए उत्तरदायी है। देखिए जो रेडियोधर्मी प्रदूषण चर्म रोग एवं कैंसर के लिए उत्तरदायी है। और आपका नेक्स्ट स्टेप, अंटार्कटिका में भारत के तीसरे शोध केंद्र का नाम भारती है। क्या है, अगर पूछ रहा था कि अंटार्कटिका में भारत के तीसरे शोध का केंद्र का नाम क्या है, भारती है। जबकि पहले शोध केंद्र का नाम दक्षिण गंगोत्री था, गंगोत्री है ये। और जैव विविधता में कमी का कारण प्राकृतिक आवास का विनाश है। देखिए जैव विविधता में कमी का कारण क्या, हमारा प्राकृतिक आवास का विनाश है। अगर प्रकृति को हम आवास मतलब विनाश करेंगे तो क्या है, जैव विविधता में भी कमी आएगी। तो जितना हो सके तो अधिक से अधिक पौधे लगाइए, जिससे हमारा प्राकृतिक बिल्कुल साफ और हमारी ऑक्सीजन शुद्ध, ये चीज़ हमें प्रकृति जैव विविधता में हमें दर्शाती है। तो दोस्तों ये रहे आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास आपको अच्छी लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही प्रश्न आपको डेली पढ़ने के लिए हमारी डेली सुबह मॉर्निंग में 7 बजे क्लास रहती है। जब तक के लिए बने रहना। बाय दोस्तों, टेक केयर। अगर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलना। डेली क्लास रहेगी हमारी। बाय दोस्तों।